नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमिताभ बच्चन आपके लीगल लॉ जैक्सन में। मैं दोस्त आज का वीडियो और टॉपिक जो हमारा है वो सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1882 पे है। आज मैं आपको सेक्शन 138 के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि आपको चेक बाउंस की जानकारियां मैं सारे इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा। दोस्तों, हमारे देश में कानून जो बनाया गया है वो लोगों को सिक्योरिटी पहुंचाने का काम करती है। कोई भी कानून, आप किसी भी कानून के माध्यम से या किसी भी कानून का सहारा लेकर आप अपने को सिक्योर कर सकते हैं। तो इसमें 138 में ये है कि कोई आदमी किसी भी व्यक्ति को चेक हैंड ओवर कर सकता है सिक्योरिटी पे और उसके विश्वास पे कि भाई जी, ये मैं आपको चेक दे रहा हूँ, 10 दिन में मैं आपको बोलूँगा कि आप इस चेक को बैंक में डालना, आपको पेमेंट हो जाएगी। यह कोई आदमी है जो चेक देते हैं कि ठीक है भाई, मेरे पास तो कैश अभी नहीं है, मैं आपको चेक हैंड ओवर करता हूँ, आप बैंक में जाइए और इसको भंजा लीजिए। तो ज़्यादातर लोग भी इसी तरह का व्यवहारिक चलता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। कई लोग के पास पैसे आते हैं, जाते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में चेक का लेन देन बहुत ज़्यादा होती है। बड़े बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मेट्रोपॉलिटन जो भी सिटी है उसमें, पटना। तो इसमें ये होता है कि कोई भी आदमी अगर चेक देता है आज के डेट में, और वो उस दिन से 90 दिन के अंदर वो चेक को बैंक में डालना होता है, 3 महीने के अंदर। तो बैंक में आप चेक डालिएगा, फिर उस चेक को बैंक आपके अकाउंट से मैच करेगी और आपके अकाउंट में जो बैलेंस होगा उस बैलेंस से डिडक्ट करके जो जिनके नाम से आप चेक दिए हैं उनके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र भी कर सकती है या फिर कैश हैंड भी दे सकती है। तो चेक का वैलिडेशन 3 महीने का होता है। जिस दिन से आप काटे उसके 90 दिन के अंदर तक वो बैंक को चेक ड्रॉ करने हैं। और उसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति चेक दिया और किसी बंदा ने चेक बैंक में डाला और आपके अकाउंट में पैसा नहीं हुआ, तो चेक आपका बाउंस कर जाएगा। इनसफिशिएंट बैलेंस, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा, वेरी ऑफ सिग्नेचर, वेरी ऑफ नेम ऑफ अकाउंट, कई रीजन देकर वो बैंक इस बंदे को मेमो दे देगा और उस मेमो को लेकर वो बेचारा परेशान हो जाएगा कि भाई आपने तो ये चेक दिया, उसका तो वो भंजा ही नहीं, आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, वो भंजा नहीं, अब ये बाउंस कर गई। बाउंस करने के कई रीजन होते हैं, उस रीजन को बैंक लिखकर आपको एक मेमो दे देगी और चेक भी दे देगी। तो जिस दिन बैंक आपको मेमो दिया, जिस दिन बैंक आपका चेक बाउंस हुआ, उस दिन से आपको 30 दिन के अंदर एक लीगल नोटिस इश्यूअर को, जिसने बैंक इशू किया, जिस व्यक्ति ने चेक इशू किया उस व्यक्ति को 30 दिन के अंदर आपको एक नोटिस भेजने होंगे, जिसमें आपको लीगल नोटिस वो बनाना होगा और वो आपको पूरा डिटेल चेक कर लिखना होगा। आप किस रीजन से वो डिसऑनर हुआ, किस रीजन से वो बाउंस हुआ, उस रीजन को भी इस लीगल नोटिस में देना होगा। और उस रीजन के साथ साथ डेट और अमाउंट वगैरह सब कुछ उसमें डालकर आप एक लीगल नोटिस 30 दिन के अंदर उस व्यक्ति को आप भेज दीजिए जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया।
जब 30 दिन के अंदर आप भेज देते हैं उस व्यक्ति को नोटिस, लीगल नोटिस, उसके बाद आपको 15 दिन तक वेट करने होते हैं। जिस दिन उस बंदा ने नोटिस एक्सेप्ट किया, जिस दिन वो नोटिस एक्सेप्ट करेगा उस दिन से 15 दिन तक आपको उसका वेट करना होगा पेमेंट के लिए। अगर वह व्यक्ति पेमेंट आपको कर देता है तो फिर आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर 15 दिन के अंदर वह व्यक्ति पेमेंट नहीं करा तो आपको जिस दिन से 15 दिन एक्सपायर होगी उसके अगले दिन से आपको 30 दिन के अंदर कंप्लेंट केस फाइल करने होते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। जिस थाने में आप रहते हैं या जिस थाने में वो व्यक्ति रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको 30 दिन के अंदर कंप्लेंट केस फाइल करना पड़ेगा। दोस्त, उसके बाद जब केस की प्रोसीडिंग होती है तो आप बजाते एक एडवोकेट को हायर कीजिए और कोर्ट में उनके माध्यम से कंप्लेंट केस फाइल करवाइए और वो आगे का प्रोसेस करेंगे। आप उनको चेक और मेमो और अपना जो बैंक अकाउंट है उसका फ़ोटोकॉपी वगैरह देकर और लीगल नोटिस जो आपने भिजवाया एडवोकेट से उस लीगल नोटिस को देकर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जब आप कंप्लेंट फाइल कीजिएगा तो कंप्लेंट फाइल करने के बाद उस बंदे को कोर्ट के माध्यम से समन जाती है। समन भी जाएगी कोर्ट के माध्यम से, एक जाएगी आपके माध्यम से जो स्पीड पोस्ट होगा वो स्पीड पोस्ट जाएगी। उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट आप कोर्ट में सारे प्रोवाइड करवाइए। वहाँ पे देखे जाएगी कि आपने सम्मन जो इशू किया उनके पास प्रॉपर्ली पहुँचा या नहीं पहुँचा। जब सम्मन जाएगी तो वो बंदा आपको अप्रोच करेगा या फिर कोर्ट में वो डायरेक्ट अगले डेट पे वो अपीयर होगा। जब वो अपीयर होगा तो उससे ये पूछी जाएगी कि भाई आप इनका पेमेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। वो कहेंगे कि जी मैंने तो इनसे कोई उधार लिया नहीं या मैंने तो कोई चेक इनको दिया नहीं, इन्होंने तो मेरे से फ्रेंडशिप था और इन्होंने मेरे चेक किसी तरह ये मिस हो गया और इन्होंने डुप्लीकेट साइन मार के इन्होंने मेरे चेक को गलती से ये भजा लिया। तो कोर्ट कहेगी कि जी ठीक है, आप ट्रायल को फेस करो और आप इस बात को प्रूफ करो कि आपने चेक इशू नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट का एक 18 में जजमेंट आया जिसमें ये बताया गया कि भाई आप अगर ट्रायल फेस करते हैं तो आप 20% पहले जमा कीजिए। ट्रायल फेस करने से पहले आप 20% अमाउंट जमा कीजिए, उसके बाद आप ट्रायल फेस कीजिए। वो बंदा कहेगा ठीक है जी मैं 20% जमा करता हूँ, बाकी बात ट्रायल में फेस करता हूँ। अगर किसी बंदे को नोटिस गया और वो अपीयर हो गया और वो बोला कि जी मैं तो ठीक है गलती से मेरे से पेमेंट मिस हो गई थी तो मैं इनको पेमेंट कर देता हूँ, आप आगे का प्रोसीडिंग मत कीजिए, मैं इनको कोर्ट में ही पेमेंट कर देता हूँ। या फिर कहेगा कि जी मैं इनको घर पे पेमेंट कर देता हूँ, किसी माध्यम से ये पेमेंट करना चाहते हैं। या कहेंगे कि जी 1 लाख का है तो मैं 1 लाख नहीं दे सकता, मैं 70 या 75-80,000 दे सकता हूँ, तो आप ज़रा सा इसको मैनेज कर लीजिए। तो कोर्ट कहती है कि ठीक है जी मैं भेज देता हूँ आपको मीडिएशन सेंटर में, आप जाइए मीडिएशन सेंटर में और वहाँ पे आप मीडिएटर रहेंगे और आप दोनों पार्टी रहिए और वहाँ पे बात कीजिए। वहाँ पे आपको दोनों पार्टी में जो एग्रीमेंट होगा उस ऑर्डर शीट में आएगी और मैं उस ऑर्डर शीट के अनुसार आपका पेमेंट पे मैं ऑर्डर कर दूँगा। तो कई केसेस में ऐसे भी होते हैं, कई पार्टियां चाहती है कि कोर्ट का लंबा खर्चा क्यों खर्च करवाएं और क्यों फालतू का समय बर्बाद करें, अगर हम दोनों आपस में सुलझा कर इस तरह की कर लेते हैं और मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। तो एक तरीका ये भी हो जाती है, लोगों को समय और पैसे की बचत हो जाती है। और कई लोग होते हैं कि ट्रायल फेस करते हैं, उसमें चलती है, इशू फ्रेम होता है,
नोटिस फ्रेम होती है, उसमें नोटिस फ्रेम पे बताया जाता है कि भाई इस बैंक चेक दिया गया था और इन्होंने एक्सेप्ट किया और इन्होंने डिसऑनर भी करवाया और इन्होंने पेमेंट देने से मना भी किया। उसके बाद आगे ट्रायल होती है, दोनों की एविडेंस आती है, एविडेंस के आधार पे आर्गूमेंट होते हैं, आर्गूमेंट के आधार पे जजमेंट होते हैं। तो 138 में ऐसा चलता है। तो 138 में मैक्सिमम 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है कि अगर कोई बंदा किसी के साथ बेईमानी करता है चेक के माध्यम से, तो उसे प्रूफ करने के बाद कोर्ट 1 साल तक की सज़ा सुना सकती। कई लोग हैं जो सज़ा की परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो वो अपना पेमेंट करके फिर वो अपना सेटल करके निकल जाते हैं। और कई लोग होते हैं कि ट्रायल फेस करते हैं। तो इस तरह की 138 की कार्रवाई चलती है। तो दोस्त, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिनकी सिटी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं और जिनके सिटी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं, वो दोनों इस केस की हेयरिंग कर सकते हैं। उन दोनों को अपने अपने जुरिस्डिक्शन में केस की हेयरिंग करने का पावर है। दोस्त, मैंने तो दिल्ली में भी 138 का केस फाइल किया और मैं बिहार में भी 138 का केस फाइल किया और मैं कलकत्ता में भी 138 का केस का डिफेंस काउंसिल बना हूँ। तो मैं दोस्त, मेरे तीनों स्टेट का अपना तजुर्बा मैं बता रहा हूँ। ज़्यादातर मैंने 138 का केस दिल्ली में ही किया था, जहाँ पे हमें जीरो से ये से लेकर जेड तक सारी प्रोसेस की जानकारियाँ हासिल हुई और मैंने सारी प्रक्रिया किया था। अपने खुद से भी मैंने केस फाइल किया था और खुद से उस केस को अंत तक भी लड़ा और हमारे सीनियर के माध्यम से जो पहले से केस फाइल था उस केस में भी मैंने अंत तक लड़ा। उसके बाद जब मैं बिहार में भी 138 का केस फाइल किया, तो बिहार में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी 138 का केस में आएगी। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा परेशानियाँ होती है कि कोर्ट समन का प्रोसेस कोर्ट के माध्यम से ही होता है, वो एडवोकेट के माध्यम से नहीं करवाते हैं। कोर्ट के माध्यम से समन जाएगी, फिर समन पे वो आएंगे और थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट है, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अगर आप दिल्ली में फ़ाइल करते हैं तो दिल्ली वगैरह में उतना टाइम नहीं लगता जितना बिहार में लग जाते हैं। इंक्वायरी चलती है, इंक्वायरी में ही आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाते हैं। वो बंदा अपीयर भी नहीं होगा और आप हर डेट पे प्रेजेंट होइए, आप काउंसिल हर डेट पे प्रेजेंट होंगे, तो प्रक्रिया थोड़ा लंबा चल जाती है। तो दोस्त, मैं इसमें 138 में और कई सारे सेक्शन हैं, उस सेक्शन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, वो सब सेक्शन क्या क्या कहती है। आप इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएशन एंड इंस्ट्रूमेंट एक्ट का आप बेयर एक्ट खरीदिए और उस बेयर एक्ट में हर सेक्शन वाइज पढ़िए। जो सेक्शन रिलेटेड है 138 से, किसके 138 में क्या कहती है, 139 में क्या कहती है, प्रिजम्पशन 139 में आपको बताया गया है किस बात को प्रिजम्प करेगी कोर्ट और किस बात को प्रिजम्प नहीं करेगी।
उसके बाद आप 141 सेक्शन 141 में पढ़िए, कंपनी और फर्म के बारे में बात करती है कि कंपनी की लायबिलिटी क्या होगी और फर्म की लायबिलिटी क्या होगी। तो दोस्त, कंपनी जो होता है वो कंपनी एक्ट के तहत वो रेगुलेट होता है। लेकिन अगर अगर कोई चेक इशू करती है तो उस कंपनी का जो डायरेक्टर होंगे, डायरेक्टर ही चेक इशू करेंगे और उनकी लायबिलिटी होगी। मान लीजिए अगर कोई लता इंडस्ट्री है तो लता इंडस्ट्री का कोई डायरेक्टर होंगे, सिर्फ ये कंपनी लता इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो लता इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कोई डायरेक्टर होंगे, उनकी हर लायबिलिटी होती है। वो कंपनी चला रहे हैं, वो लेन देन कर रहे हैं, वो पैसे भेज रहे हैं, वो पैसे ले रहे हैं, तो उनकी लायबिलिटी होगी। तो 141 यही कहती है कि वो या फर्म होगा, पार्टनरशिप फर्म होगा, प्रोप्राइटरशिप फर्म होगा, तो फर्म रजिस्टर्ड होगी और उस के तहत वो चेक इशू करते होंगे। किसी भी फॉर्म को रजिस्टर्ड करवाने के लिए वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है और उसमें एक पर्सन होंगे, जो पर्सन होंगे उनका प्रोप्राइटर होंगे या पार्टनर होंगे, 2-3 लोग पार्टनर होंगे, 2-3 लोग उनमें शामिल होंगे। उसमें एक को सिग्नेटरी बनाया जाएगा कि आपके माध्यम से कोई भी चेक इशू होगा या कोई भी लेटर आएगा उसको आपके माध्यम से इशू होगा। कोई लेटर जाएगी तो सिग्नेटरी के माध्यम से ही जाएगी ना। कंपनी तो कोई आदमी कोई चला रहा है ना, आदमी कंपनी चला रहा है। कंपनी तो स्पेशल कोई आदमी नहीं होता, बट उसके नाम में उसके पीछे एक ड्राइवर होता है जिसे आप डायरेक्टर या प्रोप्राइटर या पार्टनर कह सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो होता है वो प्रोप्राइटर और पार्टनर और डायरेक्टर, ये 3 व्यक्ति के ऊपर लायबिलिटी होती है चेक लेने और चेक देने के लिए। चेक लेंगे तो ये भी इन्हीं के माध्यम से केस फाइल होगा, चेक देंगे भी तो इन्हीं के ऊपर लायबिलिटी होगी कि भाई आपको के द्वारा चेक दिया गया है, आप इस चेक को देखिए और इसको भुगतान कीजिए। जो कंपनी की एसेट्स से जो इनकम आई है, जो टर्नओवर ट्रांजैक्शन हुआ है बिजनेस से, उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ है उससे आप उसको फुलफिल कीजिए। उसके बाद मैं आपको 130 चेक बाउंस में मैं आपको सेक्शन बताने जा रहा हूँ 142 ये बात कहती है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। जुरिस्डिक्शन में ये बताया गया है कि भाई साहब जुरिस्डिक्शन इनका कहाँ पे बनेगा। अगर कोई बंदा लक्ष्मी नगर में बिजनेस कर रहा है और वो बंदा गुड़गांव से कोई ट्रांजैक्शन कर रही है और वो बंदा जिन्होंने चेक दिया वो गुड़गांव में रहते हैं और जिन्होंने चेक लिया वो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, तो ये बंदा कहाँ पे केस फाइल करेंगे। तो इनके पास दोनों ऑप्शन होता है कि आप गुड़गांव में भी चेक बाउंस का केस फाइल कर सकते हैं और लक्ष्मी नगर का एरिया का जो भी लोकल मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसमें भी आप केस फाइल कर सकते हैं। क्योंकि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस लक्ष्मी नगर में है, आप बिजनेस ऑफ प्लेस आपका लक्ष्मी नगर में है, तो आप लक्ष्मी नगर की एरिया से में आप मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ केस फाइल कर सकते हैं। ये सेक्शन 142 में बात करता है। ये बताते हैं कि ड्राइंग ऑफ द चेक, प्रेजेंटेशन ऑफ द चेक, रिटर्निंग ऑफ द चेक, गिविंग ऑफ द नोटिस राइटिंग एंड फेल्यूर ऑफ द ड्रॉअर टू मेक पेमेंट। इस कंडीशन में बताया जाता है
कि जहाँ से चेक ड्रॉ किया गया, जहाँ प्रेजेंटेशन हुआ, जहाँ से चेक रिटर्न हुआ, जहाँ से नोटिस भेजा गया ड्रॉअर को पेमेंट डिमांड पेमेंट के लिए, तो ये 3-4 कंडीशन पे आप वहाँ से भी चेक। अब मान लीजिए कि आपका अकाउंट कहीं दूसरे एरिया में है, वहाँ से आप वहाँ पे बैंक में गए, वहाँ पे चेक बाउंस हुआ, तो उस एरिया में भी आप आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, उसके मजिस्ट्रेट कोर्ट में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की बात करते हैं इसमें, कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले में ये बात आती है कि अगर आपका चेक जब आप नोटिस भेजते हैं तो उसका 15 डेज पीरियड होता है, उसकी एक्सपायरी का 30 डेज के अंदर आपको केस फाइल करना होता है। तो किसी काम में आप बिजी हो गए, 30 दिन के अंदर आप केस फाइल नहीं किए, मान लीजिए 35 दिन हो गया, तो आप उसमें कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का एक एप्लीकेशन लगा दीजिए और उसमें आप अलाउ करवा दीजिए एप्लीकेशन। उस अलाउंस के आधार पे आपको केस आगे की प्रोसीडिंग कर दी जाएगी। दोस्त, इसमें आपका समरी ट्रायल का भी प्रोविज़न बनाया गया है सेक्शन 143 में। तो 143 में समरी ट्रायल आप कर सकते हैं कि ऑल ऑफेंसेस अंडर द एक्ट आर टू बी ट्राइड बाय ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और बाय ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इवन इफ देयर इज ए समरी ट्रायल, it will be lawful for the magistrate to pass a sentence of the imprisonment for a term not exceeding 1 year and of the fine exceeding 5,000 rupees। तो इस कंडीशन में आप 143 सेक्शन 143 में आप समरी ट्रायल करवा सकते हैं, जिससे कि आपका केस जल्दी चल के जल्दी सुनवाई हो जाए। 144 में बताया गया मोड ऑफ नो सर्विस ऑफ समन, किस मोड से सर्विस जाएगी और उसकी किस मोड से समन होगा और उसकी क्या सर्विस होगी। तो दोस्त, इसमें ये बताते हैं कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग अनट्राइड ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 for the purposes of this chapter, a magistrate issue a summon to accused to and a witness may direct a copy of the summon to be served at the place where the accused or witnesses ordinarily reside or carrying on a business or personally work for gain by speed post or by the courier service as approved by court of session। दोस्तों, मैं आपको आगे भी बताया था कि कोर्ट ऑफ सेशन जो भी अप्रूव कर दे, वो कुरियर से कर दे या फिर स्पीड पोस्ट से कर दे या रजिस्टर्ड पोस्ट से कर दे, किसी भी पोस्ट से आपको सर्विस उनको करनी पड़ती है, नोटिस भेजना पड़ता है। तो वो जहाँ पे रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, तो इस आधार पे आप उनको कर सकते हैं। 144 ये सर्विस ऑफ समन, मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन है, और ये 144 में है सर्विस ऑफ समन। 145 में है एविडेंस ऑन एफिडेविट, जो भी आप एविडेंस दे रहे हैं उसको एफिडेविट करके दीजिए। 146 में है बैंकर स्लिप प्रीमा फेसिया एविडेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, जो आपको बैंक स्लिप देती है, वो मेमो जो देती है वो एक एविडेंस है, वो तो आपको बहुत बड़ी एविडेंस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस 147 में ये बताया गया है, दिस सेक्शन डिक्लेयर्ड दैट ऑल ऑफ द ऑफेंसेस अंडर द एक्ट ऑफ द कंपाउंडेबल ऑन द बिफोर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट देयर आर कन्विक्शन ऑफ द सेंटेंस फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138। दोस्त, हमारे जो आईपीसी में बताया गया है वो कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। सीआरपीसी की सेक्शन 320 में आप पढ़िएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि 320 में कौन कौन सा सेक्शन कंपाउंडेबल है, और जो भी सेक्शन उसमें कंपाउंडेबल है वो सेक्शन हल्का सेक्शन होता है। मान लीजिए उस सेक्शन पे आप 482 में बेनिफिट हाईकोर्ट से ले सकते हैं, लेकिन अगर वह सेक्शन
कंपाउंडेबल नहीं है और नॉन कंपाउंडेबल है, तो आपको 482 में बेनिफिट मिलने की चांसेस कम रहती है। तो 138 में आपको हाई कोर्ट से बेनिफिट मिलने की चांसेस 99% होती है, क्योंकि ये सेक्शन कंपाउंडेबल है। आपके ऊपर कोई कंप्लेंट फाइल भी कर देता है तो आप पेमेंट करने के बाद क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। आप उस सेक्शन को क्वेश करवा के आप अपने ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया है उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। तो कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल में ये होता है कि अगर कोई भी सेक्शन अगर आपके ऊपर लगाया गया है जो नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है, तो आपको 482 में ख़त्म होने की चांसेस कम रहती है। हाई कोर्ट का ये डिस्कशन होता है, उस डिस्कशन को वो एक्सेप्ट करेंगे या ना करेंगे उनकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है। करके अगर एक्सेप्ट करके अगर कर दिए तो बहुत आप लकी हो गए, नहीं किए तो फिर आपका बैड लक हो गया। तो ये चांसेस होती है। लेकिन 138 में कंपाउंडेबल है, इसमें क्वेश्चन होने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो दोस्त मैं आपके सामने 138 का सारा प्रोसेस रख दिया। आप इस प्रोसेस को फॉलो करके 138 का केस आप लड़ सकते हैं और आप कहीं भी अपने क्लाइंट के पैसे फंसे हुए या जो व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है इस सेक्शन के बल पे आप पैसा निकाल सकते हैं। आपकी पैसा डूब नहीं सकती है, डूबने से बच सकती है। इस सेक्शन को आप पकड़िए और इस सेक्शन को पकड़ने के बाद इसको फॉलो कीजिए और इस पे आप केस तैयार कीजिए और मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आप केस फाइल कीजिए। आपको 100% कोर्ट पैसा दिलाएगी। इस सेक्शन का इतना पावर है कि आपको ये 100% पैसा ये दिलाएगी, बशर्ते दोस्त आपको लिमिटेशन में चेक को ध्यान में रखते हुए आपको 138 का नोटिस भिजवा कर 138 का कंप्लेंट फाइल करके आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं और आप कोर्ट में केस फाइल करके पैसा निकाल सकते हैं। ये कोई कठिन काम नहीं है। आप अगर एज ए क्लाइंट सुन रहे हैं तो आप इसका बेनिफिट लेने के लिए किसी अच्छे एडवोकेट को कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप कुछ भी लिख कर भेजिए। आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मेरा ईमेल आईडी लीजिए, मेरा मोबाइल नंबर लीजिए और कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको A to Z जानकारियाँ 138 के बारे में बताऊंगा, अदर सेक्शन के बारे में बताऊंगा, अदर प्रोविज़न के बारे में बताऊंगा, अदर लॉ के बारे में बताऊंगा। आप जिस तरह की जानकारियाँ लेना चाहते हैं आप हमसे बेफिक्र होकर कांटेक्ट करके आप जानकारियाँ लॉ की पूरी प्रोसीजरल और पूरी सब्सटेंशियल लॉ की जानकारियाँ आप ले सकते हैं। दोस्त मैं इसीलिए अपना चैनल बनाया हूँ कि लोगों को हर एक्ट की जानकारी हो, हर तरह की नॉलेज हो। लोग कहीं पे उनका कोई नुकसान ना हो जानकारी के अभाव में, इसीलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक ये लॉ की जानकारियाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हमारे वीडियो को हर दिन देखिए, 2 दिन 3 दिन पे जब भी मेरा वीडियो आए आप उस वीडियो को देखिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि मैं भी अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं और अधिक से अधिक लोगों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और लोग हमारे वीडियो को देखकर सीख सके। दोस्त जो मेरे अंदर जानकारी है मैं सारी जानकारी आपको बताऊंगा ताकि आप भी मेरी जानकारी को सुनकर, देखकर, समझकर आप और अधिक जानकार बने। भाई साहब इस देश में आपको जानकारी वो देने वाले फ्री में मिल रहे हैं।
आप किन्हीं से सलाह लीजिए, आपको बेफिक्र सलाह देंगे। लेकिन भाई साहब, कानून की सलाह हर व्यक्ति नहीं दे सकता। हर व्यक्ति को ये नॉलेज नहीं होती है कि मैं 138 का केस फाइल कैसे होता है, क्वेसिंग का केस फाइल कैसे होता है, क्वेसिंग क्या होती है, कैसे क्वेस करवाएंगे, किस सेक्शन को क्वेस करवाएंगे, कौन सा सेक्शन क्वेस होने लायक है, कौन सा सेक्शन नहीं होने लायक है। तो हर व्यक्ति को नॉलेज नहीं होता। जो कानून पढ़ते हैं और कानून को समझते हैं वही व्यक्ति आपको कानून की जानकारियां बता सकते हैं। दोस्त, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल से जुड़कर रहिए और आप मेरे चैनल पे हमेशा बने रहिए, सब्सक्राइब करके रहिए, बेल बटन दबा के रखिए ताकि जो भी वीडियो हमारा है वो आपके पास पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देखकर कोई नई जानकारियां हासिल कर सकते हैं। मैं नए नए लॉ की जानकारियां आपके पास लेकर आऊँगा, नए नए आपकी जानकारियां, बेहतरीन जानकारियां पहुंचाऊँगा। आपसे ही हमारा अनुरोध है दोस्तों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे वीडियो को देख सकें, वो भी हमारे वीडियो को समझ सकें कि लॉ में क्या क्या हो रहा है और लॉ में कैसे क्या होता है। तभी तो वो भी आगे का वीडियो भी हमारा देखेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट का वीडियो में लाऊंगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का वीडियो लाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वीडियो लाऊंगा, CRPC, CPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, हर तरह का वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्त। कानून की एक एक सेक्शन पे मैं वीडियो लेकर आऊँगा। अभी मेरा स्टार्टिंग है, आप मेरे चैनल से जुड़िए और हमारे सब्सक्राइब कीजिए। यही बात मैं आपसे कहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।